तो आपको फिर जाना हो जाइएगा यार, कैसा रहिए, क्या करेंगे, रुकेंगे? शुरू शुरू। ऐसे ना होना चाहिए, तभी तो कह रहे हैं कि आवाज नहीं दे रहे। तो लाइव हो जाए तो बताइएगा। तो हट गए। गोरखनाथ सर, लाइव हो चुका है। अच्छा, हो 1 मिनट। जी जी जी, शुरू किया जाए। शुरू करें जी। मित्रों, आज हम लोग निराला जयंती के क्रम में मनाए जा रहे व्याख्यानों की श्रृंखला में तीसरे व्याख्यान के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। इसके पहले 15 तारीख और 16 तारीख को हमारे बीच दो महत्वपूर्ण आलोचकों ने निराला के साहित्य के दो अलग अलग पक्षों पर अपनी बात रखी है। 15 तारीख को प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने महामारी में निराला और उनकी रचनाएं, इस पर अपनी मुकम्मल बात रखी और महामारी के संदर्भ में निराला के गद्य, उनकी कविताओं सबको देखते हुए और इस निगाह से अपनी बात रखा। कल हमारे बीच डॉक्टर रघुवंश मणि ने महाप्राण निराला और नवल साहित्य विषय को लेकर के अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। इस क्रम में आज हमारे बीच डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं, जो निराला काव्य की शब्द संपदा पर अपनी बातचीत रखेंगे। इस संबंध में मित्रों, हम एक बार आपको इस मंच पर, जो उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का मंच है, उसकी ओर से यहाँ जुड़े हुए डॉक्टर कमलेश वर्मा जी का, जो कि स्वयं हमारे इस प्रगतिशील आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं, और जो हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं और उनके लिए एक तरह से आभार भी कि वे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और हमारे प्रगतिशील आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। मित्रों, निराला जी को आधुनिक हिंदी कविता का आदि गुरु कहा जाता है और उनके बाद आने वाली हिंदी कविता की सभी पीढ़ियों ने उनसे सीखा है, जाना है और एक चुनौती के रूप में भी लिया है। निराला का गद्य, उनकी कविताएं एक तरह से हमारे लिए प्रेरणा का और प्रतिस्पर्धा दोनों का स्रोत रही है। हमारे बीच डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं, जो कि इस समय जो खास तौर से हिंदी आलोचना का, या उसमें भी जो खास तौर से जो कोश निर्माण का काम है, और इस काम में आप महत्वपूर्ण
कार्य कर रहे हैं। और इस समय विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य की एक ऐसी धारा है कि जो आलोचना से सीधे-सीधे या रचनात्मक लेखन से सीधे-सीधे लोग जुड़े रहे हैं, उनको लेकर के एक अलग नज़रिया, और ख़ास तौर से व्याकरण के क्षेत्र में, कोश के क्षेत्र में जितना भी महत्वपूर्ण काम लोगों ने किया, उनको लेकर के हिंदी साहित्य में एक दूसरी तरह की दृष्टि मिलती है। लेकिन यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि बिना कोश पर काम किए, बिना व्याकरण पर काम किए, भाषा और साहित्य की बुनियाद जो है, वह बहुत अच्छी तरह से उसे समझना मुश्किल होता है। इस परंपरा में हमारे बीच बद्रीनाथ कपूर जी, रामचंद्र वर्मा जी, हरदेव बाहरी जी, या कुछ समय पहले हिंदी क्रियाकोश पर एक हिंदी की संयुक्त क्रियाओं को लेकर के निष्पताल ने काम किया था। और इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं, जो खास तौर से छायावादी काव्यकोश पर आपने महत्वपूर्ण काम किया है। और आपने निराला काव्यकोश शब्दकोश पर आपने 2019 में काम किया था, और उसके बाद प्रसाद काव्यकोश पर काम किया। छायावादी काव्यकोश आपका 2019 में भी प्रकाशित हुआ है। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से बीए, एमए और शोध कार्य करने के बाद लंबे समय से बनारस में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो पहचान है, खास तौर से एक कोशकार और एक समरस आलोचक के रूप में है। आपने काव्यभाषा और नागार्जुन, जात के प्रश्न पर कबीर, निराला काव्यकोश, दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष, प्रसाद काव्यकोश और छायावादी काव्यकोश जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक और कोश संबंधी कृतियां हिंदी साहित्य को दिया है। इसके अलावा आपने संपादन का काम भी किया है। निराला काव्यकोश का आपने संपादन किया। छायावाद पर केंद्रित सत्राची पत्रिका के 2 विशेषांक आपने निकाले। एक छायावाद पर केंद्रित था और एक वीर भारत तलवार पर केंद्रित था। इसी तरह से आज हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक और विचारक हैं, उन पर आपने दुर्लभ परंपरा के आलोचक वीर भारत तलवार नाम की किताब लिखा है। इसके अलावा जो इस समय हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, हंस है, पाखी है, साखी, कथादेश, लमही, बया, इन सारी पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र और आलेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। आपके आलोचकीय रूप से हम लोग समय समय पर परिचित होते हैं। लेकिन आज आप खास तौर से निराला काव्य की शब्द संपदा पर बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से मित्रों, हम ये बात जानते हैं कि कविता या रचना का अगर अंतर्वस्तु पक्ष महत्वपूर्ण है, तो उसकी काव्यभाषा या पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और निराला जी पर हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं। स्वयं निराला जी काव्यभाषा को लेकर बहुत ही सजग थे, और अपने विचारात्मक लेखों और निबंधों में उन्होंने कई जगह कविता की भाषा पर गहराई से विचार किया है, सोचा है। और एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि कविता की भाषा किस तरह की होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए कि हल्की होनी चाहिए, इस पर लोग तमाम उसमें बहस किया करते थे। लेकिन राणा ने कहा कविता की भाषा भावानुसारी होनी चाहिए, भाव का अनुसरण होनी चाहिए। और ऐसी भावानुसारी भाषा को समझने के लिए हमें शब्दकोश देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह भाव अगर गहरे हैं तो भाषा अपने आप गहरी होती चली जाती है, और अगर भाव उथले हैं तो भाषा को गहरा कर पाना संभव नहीं है।
और यह कविता की भाषा शब्दों के चुनावों से बनती है। और हम जानते हैं कि निराला अपनी प्रयोगधर्मिता की दृष्टि से भी हिंदी कविता के एक बड़े ही श्रेष्ठ महाकवि रचनाकार रहे हैं। वे अंतर वस्तु के धरातल पर भी लगातार प्रयोग करते रहे। हम जानते हैं कि भले ही हिंदी कविता में प्रयोगवादी धारा अलग रही हो, लेकिन असली प्रयोगवादी अगर कहा जाए तो महाकवि निराला है। उनकी जो पहली कविता थी जूही कली, वह छंद रचना के स्तर पर और अंतर्वस्तु के स्तर पर एक नया प्रयोग। वे लगातार महाकाव्यात्मक रचनाओं का, गीत रचना का प्रयोग करते रहे, छंद का प्रयोग करते रहे। उनकी शब्द संपदा पर बातचीत करना निश्चित रूप से एक तरह से कहा जाए कि उस समय के एक बड़े महाकवि की जो एक भाषाई बुनावट है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि निराला की जो काव्य भाषा में आने वाले स्रोत हैं, शब्द हैं, इन शब्दों के स्रोत में जितनी विविधता, जितनी व्यापकता निराला के यहाँ मिलती है, उतनी विविधता और व्यापकता संभवतः इलाहाबाद के अन्य कवियों में मुश्किल से मिलती है। तो हमारे बीच आज डॉक्टर कमलेश वर्मा जी हैं और मैं आपसे पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा कि ये जो आपका विषय है आज, निराला काव्य की शब्द संपदा, ये शब्द संपदा एक तरह से कहा जाए कि निराला काव्य को देखने का एक नया कोण है। हम आपके व्याख्यान से यह महसूस करेंगे कि कभी निराला काव्य के ऐसे अनछुए पहलू मौजूद हैं जिन पर अभी लोगों की निगाह नहीं गई थी। उनके शब्दों के चुनाव को लेकर, उनके शब्दों के प्रयोग को लेकर, शब्दों को लेकर के निराला की कविता का एक नया आयाम आज आपके सामने, हमारे सामने खुलेगा। इसी आग्रह के साथ मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना आज का महत्वपूर्ण व्याख्यान, जो कि निराला की शब्द संपदा पर केंद्रित है, देने का कष्ट करें। डॉक्टर कमलेश वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोरखनाथ जी। मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई की तरफ के प्रति, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी के प्रति और प्रकर्ष मालवीय जी के प्रति कि आपने यह मौका मुझे दिया है। इस व्याख्यान में मुझसे पहले डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल बोल चुके हैं, डॉक्टर रघुवंश मणि जी बोल चुके हैं, और उन दो बड़े व्यक्तियों के बोलने के बाद मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, तो मैं पहले से ही थोड़ा तनाव में हूं कि उन दो बड़े लोगों के बोलने के बाद मेरा बोलना किस लायक हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो बात मुझे मिली है काम करते हुए, जो निष्कर्ष मुझे मिले हैं काम करते हुए, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूं। आदरणीय गोरखनाथ जी ने जो बातें कही हैं वह उनका बड़प्पन है और उन्होंने मेरे प्रति अपना सद्भाव प्रकट किया है। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है कि निराला की कविताओं में आए हुए शब्दों पर कुछ काम कर सकूं। निराला काव्य की शब्द संपदा, इस विषय पर मैं कुछ बातें बिंदुवार रखने की कोशिश आपके सामने करूंगा। छायावाद के चारों कवियों ने शब्दों के प्रति अत्यंत सजगता बरती है और चारों कवियों के पास शब्द की संपत्ति अपने अपने ढंग की है। इन चारों की देन भी अपने अपने ढंग की है। जब हम छायावाद की काव्य भाषा पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि ये चारों अलग अलग तरीके से छायावादी कविता को समृद्ध कर रहे थे। आज हम लोग मुख्य रूप से
निराला की काव्य भाषा में आए हुए शब्दों पर बात करेंगे और जरूरत के हिसाब से दूसरे कवियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि डॉक्टर गोरखनाथ जी ने कहा कि निराला के काव्य में शब्द कई स्रोतों से आए हैं और इतने सारे स्रोत हैं कि उन अनेक स्रोतों तक पहुंचना एक व्यक्ति के लिए कठिन काम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। कोश बनाते समय मेरे साथ भी यह समस्या आई थी और मुझे भी कई लोगों से मदद की जरूरत पड़ी, जिनमें पढ़े लिखे लोग भी थे और अनपढ़ किस्म के लोग भी थे। मैं बिहार का रहने वाला हूं और गदेला शब्द का मतलब मैं नहीं जानता था। निराला की कविता में एक जगह गदेला शब्द आया तो मुझे लिखना था अर्थ, और मेरे कॉलेज में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मजदूर के तौर पर टेम्पोररी एक व्यक्ति काम करता था। तो उसने कहा कि साहब हमारे गदेले, उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। मैंने पूछा कि गदेला मतलब? तो उसने कहा कि छोटे छोटे बच्चे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि निराला के पास शब्द का एक स्रोत वह ग्रामीण भाषा है जिसके शब्दों का प्रयोग पढ़ा लिखा वर्ग नहीं करता है। दूसरी तरफ निराला संस्कृत के भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें आप संस्कृत के शब्दकोश में तलाश करें तो वे शब्द नहीं मिलेंगे। जैसे आराधना में एक गीत है, पद्मा के पद को पाकर हो, 1952 की यह कविता है और उसमें एक शब्द आता है अक्ष तपश्चया। मैंने मोनियर विलियम्स की डिक्शनरी में देखा, वामन शिवराम आपटे की डिक्शनरी में देखा हमने, लेकिन इस तरह का कोई शब्द मुझे नहीं मिला। शुरू में तो मुझे कठिनाई हुई कि ये अक्ष तपश्चय है या अक्षत पश्चय है। अक्षत शब्द भी है संस्कृत में, पश्च शब्द भी है। अब यह बाद में जो जुड़ा हुआ है, ये होगा या नहीं होगा, व्याकरण के लिहाज से पता करने की जरूरत थी। मैं बहुत दिनों तक उलझन में रहा। मुझे इसका सूत्र मिला निराला की ही कविताओं में। निराला ने रामचरितमानस के कुछ हिस्से का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। पूरी किताब का अनुवाद वे नहीं कर पाए थे, तो जितने हिस्से का उन्होंने किया था तो उसका नाम रखा था उन्होंने विनय खंड। निराला रचनावली में यह विनय खंड संकलित है और विनय खंड में आए हुए कठिन शब्दों का उन्होंने अपनी तरफ से अर्थ भी दिया है। एक जगह एक शब्द आया है मुनि चय, उसमें चय था जो अक्ष तपश्चय में था। तो चय का मतलब वहां पर लिखा है श्रेष्ठ, जबकि चय का मतलब होता है चुना हुआ। निराला ने अर्थ लगाया कि चुने हुए मुनि अर्थात श्रेष्ठ मुनि, मुनि चय का मतलब श्रेष्ठ मुनि। तब जाकर यह बात समझ में आई कि यह तपश्चय है, तपह है और चया है, फिर अक्ष है। तो मैंने अर्थ लगाया कि जिन आंखों में तपस्या का श्रेष्ठ भाव हो, अक्ष तपह चया, जिनकी आंखों में या जिस आंख में तपस्या का श्रेष्ठ भाव समाया हुआ हो, वह अक्ष तपश्चया है। आराधना की कविता है और निश्चित रूप से यह विनय की कविता है। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास ने जैसे विनय पत्रिका लिखी थी, निराला के जो परवर्ती गीत हैं उसमें विनय की कविताएं ढेर सारी हैं। यह भी एक विनय की ही कविता है। अब आप इस रेंज को देखें कि गदेला से लेकर अक्ष तपश्चया तक
जैसे शब्दों का प्रयोग निराला अपनी कविता में करते हैं और यहाँ तक एक पाठक को पहुंचना पड़ता है। एक शब्द का जिक्र मैं और करना चाहूंगा। इसी तरह का वह भी शब्द है। 1942 में स्फटिक शिला नाम की एक कविता निराला ने लिखी थी। उसमें एक पंक्ति आती है कि अक्कासी आती हुई देखकर रामलाल बोले एक डंडे को टेक कर। अक्कासी हिंदी शब्द सागर में अक्कासी का मतलब जहां दिया हुआ था, वहां यही पंक्ति वहां उद्धृत थी और लिखा हुआ था कि पेड़ की झुकी हुई डाल। उस कविता में प्रसंग है कि बैलगाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में एक पेड़ की पतली डाल रास्ते पर ही झुकी हुई है और उसके नीचे से बैलगाड़ी को पार करना है, तो उस अक्कासी को ध्यान में रख करके गाड़ी पार कराई जा रही है। अब यह अक्कासी शब्द निराला के यहाँ दोबारा नहीं आया है और छायावादी कवियों में से किसी के यहाँ नहीं आया है। तो एक स्रोत देखिए, गदेला की तरह ही अक्कासी की है। गदेला फिर भी प्रचलित शब्द है अक्कासी की तुलना में। उनकी एक और कविता का जिक्र करूंगा। 1941 में उनकी एक कविता आती है खजोहरा। खजोहरा में उन्होंने बुआ का जिक्र किया है और लिखा है कि वह तालाब में घुसकर नहाती हैं तो एक खजोहरा जो एक कीड़ा है वह उनके कांधे पर गिरता है और वह उसे हाथ से मार देती है। मारती हैं तो उसके रोए उनकी पीठ पर, गर्दन पर, चेहरे पर, सब जगह उसके रोए गड़ जाते हैं। हम लोग बिहार में खजोहरा को भुआ कहते थे, भुआ की हुई। अब वहां लिखा है निराला ने कि बाहों पर पानी पर बहेलियों, वो जो रोए थे बहेलियों पर भी फैले, बाहों पर भी फैले और पानी पर भी फैले, तालाब के पानी पर। नंदकिशोर नवल जी ने निराला की कई कविताओं की व्याख्या की है, खजोहरा की भी की है। यह शब्द मुझे परेशान कर रहा था कि बहेलियों, बहेलिया तो हिंदी में हम लोग शिकारी और चिड़िया पकड़ने वालों के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहां वह अर्थ बैठ नहीं रहा था। अब इस शब्द के लिए मैंने अवधी भाषा भाषी लोगों से बात की। अच्छा, नंदकिशोर नवल जी ने जो अर्थ दिया है खजोहरा का उस किताब में, आसपास के सभी शब्दों के अर्थ से वे गुजरते हैं, लेकिन बहेलियों शब्द के अर्थ पर वे नहीं जाते हैं और एक तरह से कहते हैं पार कर जाना, छोड़ देना किसी एक टुकड़े को और आगे बढ़ जाना। नवल जी ने यही किया है, उन्होंने बहेलियों शब्द का अर्थ वहां पर नहीं दिया है। तो पता किया तो मालूम हुआ कि कान में जो महिलाएं बाली पहनती हैं, कान में जो आभूषण पहनती हैं लटकने वाला, वह लटक कर जितनी दूर हिलता है गाल के हिस्से पर, उसे बहेलिया कहते हैं। और निराला ने इस रेयर किस्म के शब्द का इस्तेमाल किया जो एक अंग के लिए आता है। हम लोग गाल जानते हैं, कनपटी जानते हैं, गर्दन जानते हैं, गला जानते हैं। ये बहेलिया शब्द जहां ईयर रिंग डोलता हो, वहां पर भी खजोहरा के रोए लग गए और बुआ का चेहरा लाल हो गया। मुझे हमारे समय के कवि श्री प्रकाश शुक्ल का एक शब्द याद आता है, हड़परौली। उनकी कविता ही है हड़परौली।
उनकी तमाम कविताओं में हड़परौली शब्द भी एक ही बार आया है, बस इसी कविता में, उस कविता में भी केवल एक बार आया है। हड़परौली एक परंपरा के लिए आया हुआ शब्द है कि बरसात के आने के बाद भी जब पानी नहीं पड़ा, तो ऐसे बरसात के आने के बाद भी जब पानी नहीं पड़ा, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों ने एक अपनी परंपरा निकाली थी कि महिलाएं अंधेरे मुंह खेत में जाएं और जाकर नग्न होकर खेत चलाएं, हल चलाएं, तो वर्षा हो जाएगी। इसे हड़परौली कहते थे और प्रकाश जी ने दिखाया है कि महिलाओं ने उस साल इनकार कर दिया। एक कवि साहस कर रहा है कि मैं ऐसे शब्द को लेकर आऊं अपनी कविता में जो पहले कभी नहीं आया है। यह साहस वह कहां से पाता है? निश्चित रूप से अपने पूर्वज कवियों से पाता है। निराला इस मामले में सुरक्षा देने वाले कवि हैं, नए कवियों को, बाद के कवियों को प्रेरणा देने वाले कवि, आत्मविश्वास पैदा करने वाले कवि, कि देखो मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो एकदम सटीक शब्द हैं, भले प्रचलित नहीं, तुम भी करो। ऐसा करोगे तो हिंदी की काव्य भाषा सबल होगी, मजबूत होगी। अभी गोरखनाथ जी ने कहा कि भावों का उन्नयन होना चाहिए, भाव प्राप्त होना चाहिए। वह पूरा दौर ही ऐसा था। रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकार की परिभाषा बदल दी थी। रसमीमांसा में उन्होंने लिखा था कि अलंकार का अर्थ केवल शोभा बढ़ाना नहीं होता है, भावोत्कर्ष करना होता है, भाव का उत्कर्ष। और निराला कह रहे थे भाव का उन्नयन, एक ही बात है। शब्द का लक्ष्य है भाव का उन्नयन। अलंकार भी शब्दों के माध्यम से संभव है और शुक्ल जी भी कह रहे थे कि भाव का उत्कर्ष होना चाहिए। निराला की कविताओं में अक्कासी या खजोहरा या गदेला या अक्ष तपश्चय या अड़गड़े, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। निराला काव्य कोश ऐसे शब्दों को चिन्हित करता है और आप उसके क्रम को देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कई शब्द ऐसे हैं, 6500 शब्दों में से कम 1000 शब्द ऐसे होंगे जिनका निराला ने ज्यादा बार प्रयोग नहीं किया है। एक बार किया है, बहुत होगा 2 बार किया होगा, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं। ये सारी बातें सुनने में केवल लगती हैं कि कौन भारी बात है, कौन सी भारी बात है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। कहीं से खोज के ले आओ दुर्लभ किस्म के शब्द को और कविता में कहीं फिट कर दो। लेकिन ये वही कह सकता है जो कविता को ठीक से नहीं जानता है। केशव दास को हमें भूलना नहीं चाहिए। निरर्थक कविता भुला दी जाती है, व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जो कविता सार्थक होती है, सही तरीके से शब्दों के साथ अपना व्यवहार करती है, वह कविता भुलाई नहीं जाती है। और वह कविता इसलिए भी सार्थक हो जाती है क्योंकि उसमें जीवन के नए पक्ष आते हैं। और जीवन के नए पक्ष तभी आएंगे जब उसके लिए नए विचार के साथ साथ विचार के अनुसार नई भाषा की भी जरूरत होगी। नई भाषा को भी आना चाहिए। यही कारण है कि निराला जब छायावादी कविता लिख रहे थे तो उस जमाने में भी वे भिक्षुक जैसी कविता लिख रहे थे। ये 1925 के आसपास, जब कोई सोचता भी नहीं था कि इस तरह के विषय पर कविता लिखी जानी चाहिए। मानवीय सरोकार को
प्रगतिशील तरीके से देखने की प्रवृत्ति निराला में सबसे ज्यादा थी। यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि निराला छायावादियों में सबसे कम छायावादी थे। छायावादी मतलब केवल कल्पना के सहारे जो चलता है। अब देखा जाए कि अभी हम लोगों ने धूमिल को याद किया, 2-4-5 रोज पहले की बात है। धूमिल का समग्र भी आया है अभी अभी। वे अपने जमाने में भी और आज भी एक अत्यंत जुझारू किस्म के प्रगतिशील कवि के रूप में याद किए जाते हैं। एक ऐसा कवि जो किसी भी लगाम को मानने को तैयार नहीं हो, किसी भी बाधा को उखाड़ कर फेंक देने की चाहत हो जिसके भीतर। उन्होंने कविता लिखी मोचीराम, और उस जमाने में लिखी जब हिंदी में दलित विमर्श नहीं आया था, उनके जीवन भर में नहीं आया था। 74 में या 75 में उनकी मृत्यु हुई थी और उस समय तक हिंदी में कोई दलित विमर्श नहीं था। उस जमाने में उन्होंने मोचीराम जैसी कविता लिखी थी। निराला ने चमरौंधे जैसे शब्द का प्रयोग किया है और सरोज स्मृति में किया है। आप सबकी स्मृति में वह शब्द होगा जहां वो चमरौंधे जूते की चर्चा करते हैं। एक ऐसा कवि जो रोमांटिक कवि कहा जा रहा है और अपनी बेटी की मृत्यु, अपने कवि जीवन की असफलता, अपने साहित्यिक समाज द्वारा की गई उपेक्षा, न जाने कौन कौन सा दर्द पूरे छायावादी विन्यास के साथ सरोज स्मृति में आया है। और उस कविता के भीतर निराला चमरौंधे जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और यह 1935 की बात है। 1935 में यह कविता लिख दी गई थी और छप भी गई थी सुधा पत्रिका में। शायद 36 में जनवरी में छपी थी, लेकिन लिखी गई थी 35 में। कहने का मतलब यह है कि चमरौंधा शब्द केवल जूते को ही प्रकट नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से उस समाज की तरफ भी संकेत कर रहा है जो समाज आगे चलकर दलित विमर्श में व्यापक रूप प्राप्त करता है। और दलित विमर्श से पहले धूमिल की मोचीराम नामक कविता में भी वह एक विस्तार पाता है। निराला केवल छायावादी कवि नहीं है। निराला हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जहां से कई काव्य मंजिल तक जाने के 0 माइल की शुरुआत होती है, जहां से न जाने कितनी जगहों पर जाने के लिए रास्ते खुलते हैं। जैसे 0 माइल है निराला की, यहां से यात्रा की शुरुआत कीजिए। आज के कवि चाहे जितेंद्र श्रीवास्तव हो, चाहे श्री प्रकाश शुक्ल हो, चाहे बोधिसत्व जी हो, और हम दूसरे कवियों के नाम ले सकते हैं। आप देखिएगा कि ये कवि जैसे ही कहीं गहराई से उतरते हैं, जैसे ही इनके मनोजगत में भावाकुलता आकर के बैठती है, वैसे ही आप देखिएगा कि ये छायावादी विन्यास की तरफ थोड़ा सा झुकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की तरफ नहीं कोई झुकता है। छायावादी कवियों ने जिस मानसिक कल्पना को बहुत विस्तार दिया था, उसने हिंदी कविता को ढेर सारी ताकत दी है। और आज भी काव्य भाषा के रचाओं में छायावादी काव्य भाषा की भूमिका बनी हुई है। हम लोग जब निराला को और दूसरे छायावादी कवियों को ध्यान देकर पढ़ते हैं और आज के कवियों से जब उन्हें हम जोड़ कर देखते हैं, मैं केवल भाषा के स्तर पर बात कर रहा हूं, तो ढेर सारी चीजें मिलती जुलती नजर आती हैं।
कोश बनाते समय एक काम और हुआ है, वह यह हुआ है कि शब्दों की सांख्यिकी पर मैंने काम किया। यह देखने की कोशिश हम लोगों ने की, मतलब मेरी पत्नी ने भी साथ मिलकर यह काम किया है, सुचिता वर्मा। तो इसलिए हम लोग मैं कह रहा हूं, तो हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की है कि सांख्यिकी क्या मिलती है शब्दों की, और यह सांख्यिकी बल देती है, हम लोगों को ताकत मिलती है इससे कि हम अपने नजरिए को बनाने में इस सांख्यिकी का उपयोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल शब्दों की संख्या के आधार पर ही हर बात हो सकती है, लेकिन शब्दों की संख्या वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे किसी देश की जनगणना महत्वपूर्ण होती है। जब देश की जनगणना हो जाती है तो मालूम होता है कि पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, किस धर्म और किस जाति के कितने लोग हैं, किस आय समूह के कितने लोग, किस राज्य किस जिले की संख्या में आबादी कैसी है। ये केवल गिनती का मामला नहीं है, इसके आधार पर देश के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी तरह से कविता के भीतर भी शब्दों की संख्या हमें आलोचना के लिए कुछ रास्ते खोलती है, हमें अपने आलोचनात्मक निष्कर्षों पर पुनर्विचार के लिए एक रास्ता दिखाती है यह संख्या। मैं आपके सामने कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा। निराला ने समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में अनेक बार किया है। बाकी तीनों कवियों ने, मतलब प्रसाद, पंत और महादेवी, इन तीनों की कविताओं में, छायावादी दायरे की कविता में न समष्टि शब्द है और न व्यष्टि शब्द है। केवल निराला के पास समष्टि शब्द है और व्यष्टि शब्द है। और यह बात आसानी से कही जा सकती है कि छायावाद के पहले की हिंदी कविता में समष्टि और व्यष्टि शब्द के होने की गुंजाइश नहीं के बराबर है। आगे चलकर अज्ञेय की कविताओं में समष्टि शब्द भी मिलता है और व्यष्टि शब्द भी मिलता है, खूब मिलता है। अब समष्टि और व्यष्टि समाज और व्यक्ति का प्रतीक, नदी के द्वीप का प्रतीक, नदी और द्वीप का प्रतीक, और इसके प्रयोक्ता निराला। यह एक महाकवि की क्षमता है कि वह अपने शब्दों से आगे की पीढ़ी को समृद्ध कर रहा है। आगे की पीढ़ी इस कवि से शब्द लेकर अपना काम चला रही है, और हम लोग समाज और व्यक्ति के संबंध के लिए जितना अज्ञेय को याद करते हैं, हम छायावादी कवियों को याद नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लेकिन समष्टि और व्यष्टि शब्द के प्रयोग बताता है कि यह श्रेय निराला को मिलना चाहिए। छायावादी कविता राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई कविता है, और यह बात नामवर जी ने लिखी है कि यह पूरी कविता स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा से भरी हुई है। उस किताब में यह बात कई तरह से कही गई है कि मुक्ति की लड़ाई जैसे लड़ी जा रही थी राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैसे ही कविता के क्षेत्र में भी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे छायावादी कवि। छंद से मुक्ति की बात निराला मनुष्य की मुक्ति से जोड़ रहे थे, कह कर।
हम लोग दो शब्दों के प्रयोग पर अगर ध्यान दें, मुक्त और स्वर, ये दोनों शब्द इन चारों कवियों की तुलना में निराला की कविताओं में ज्यादा बार आए हैं। कितनी बार आए हैं? तो मैंने एक तरीका अपनाया है, छायावादी काव्य कोश में सूची बनाई है और एक आनुपातिक संख्या दी है उसमें। जो भी मेरे पास डाटाबेस तैयार हुआ था कंप्यूटर पर, उसके आधार पर मैंने एक आनुपातिक संख्या दी है। जैसे मुक्त शब्द प्रसाद में 38, निराला में 117, पंत में 33 और महादेवी में 12। 38, 117, 33 और 12। आप देख सकते हैं कि 117 कितनी बड़ी संख्या है। तब प्रसाद का नंबर आता है 38, तब पंत का 33 और सबसे कम महादेवी में 12। मुक्त शब्द की यह स्थिति है, यह सांख्यिकी है। स्वर, नव पर नव स्वर दे। स्वर, स्वर आवाज, आवाज उठाना। प्रगतिशीलता की एक पहचान है आवाज उठाना। लोकतंत्र की एक पहचान है आवाज उठाना। और मनुष्य होने की एक पहचान है बोलना। व्यक्ति की एक पहचान है अभिव्यक्ति। व्यक्ति वही है जो अभिव्यक्त कर सकता है अपने को। स्वर शब्द का जो अनुपात है वह 72, 121, 28 और 69 है। यहां भी निराला सबसे आगे हैं। 121 निराला के यहां और प्रसाद के यहां 72, 50 का लगभग डिफरेंस है। पंत के यहां 28 ही है और महादेवी के यहां थोड़ी संख्या ज्यादा है, 69 है। मैं केवल छायावादी कविता के दायरे के भीतर की बात कर रहा हूं। यह संख्या अलग हो जाएगी अगर हम छायावाद के बाद की भी कविताओं को ध्यान में रखेंगे तो। मुक्त और स्वर शब्द की इस सांख्यिकी के माध्यम से मैं आपसे कहना यही चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की चेतना निराला की कविताओं में प्रबलता से मौजूद थी। यह तो पहले से भी कहा गया है, लेकिन इन दोनों शब्दों की सांख्यिकी भी इस बात का समर्थन करती है। ऐसा नहीं है कि आज तक आलोचना में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वे सब के सब इस सांख्यिकी के हिसाब से ठीक ही निकलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि राग विराग नाम का एक संकलन रामविलास शर्मा ने बनाया था निराला की कविताओं का, और यही बताना चाहा था कि निराला में राग की भी मात्रा है और विराग की भी मात्रा है। वे जितना राग का ख्याल करते हैं उनमें वैराग्य का भाव भी, विराग का भाव भी उतना ही है। निराला ने जब मतवाला पत्रिका के लिए काम किया था तो उसके उद्देश्य को घोषित करने के लिए 2 पंक्तियां लिखी थी जिसे हम सब लोग परिचित हैं। अम्मीय गरल रविकर शशि कर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक बनकर, उनका प्यारा है या मतवाला। वहां राग विराग दोनों शब्द एक जोड़े के रूप में आए हैं और रामविलास जी ने वहीं से राग विराग शब्द लिया है। लेकिन निराला की कविताओं से जब शब्दों को ढूंढा जाए तो राग शब्द उसमें, उन कविताओं में अनेक बार है, अनेक बार। जो सांख्यिकी मिलाई जाए तो
प्रसाद में 54 तो निराला में 153, ये डिफरेंस है। महादेवी में 87 है, प्रसाद से ज्यादा राग है महादेवी की कविताओं में, और पंत में बहुत कम है 10। लेकिन विराग शब्द निराला की कविताओं में एक बार भी नहीं आया है। राग विराग बस वहीं एक जोड़े के रूप में आया है, वह भी कोई निराला की पूरी कविता नहीं है। उन्होंने मतवाला के लिए केवल एक घोषणा की पंक्ति के रूप में लिखा था। तो यह जो हम लोग समझ कर चल रहे थे कि निराला में राग और विराग का एक संतुलन है, शब्दों की सांख्यिकी इसका विरोध करती है। राग तो बहुत है, विराग की बात करेंगे तो निराला की कविता में इस शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। और यह कोई अचंभा नहीं है कि वही कवि अपनी अंतिम कविता की अंतिम पंक्ति लिखता है कि पुनः सवेरा एक और फेरा हो चीखा। यह राग की पंक्ति है, विराग की पंक्ति नहीं है कि फिर से सवेरा हो जाए। एक मर रहा है व्यक्ति और वह कह रहा है कि मैं फिर से सवेरा चाहता हूं, पुनः सवेरा एक और फेरा हो चीखा, एक और मैं संघर्ष करना चाहता हूं, एक बार फिर से जोर लगाना चाहता हूं। निराला के बारे में रामविलास जी ने यह भी कहा है कि उनकी कविताओं में अंधेरा ज्यादा है और प्रकाश कम है। और ऐसा कहते हुए उनका ध्यान राम की शक्ति पूजा जैसी कविता पर है और दूसरी कविताओं पर है। गहन है यह अंधकारा, या खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, उसमें भी अंधेरे का जिक्र है। यमा निशा उगलता गगन घर अंधकार, और वहां भी कि जब जटाएं खुल जाती हैं, जटा मुकुट हो ऊपर यस्त प्रतिलट से खुल, चमकती दूर ताराएं जो हैं कहीं पार, और जो दो ताराएं आंखें चमक रही हैं वो अंधेरे में चमक रही हैं। रामविलास जी ने यह बात साफ साफ शब्दों में कही है कि निराला में अंधेरा ज्यादा है। शब्दों की सांख्यिकी बताती है कि अंधेरा और अंधेरे से जुड़े हुए जितने शब्द होते हैं वे निराला के यहाँ कम हैं, महादेवी के यहाँ सबसे ज्यादा है। जैसे तिमिर शब्द, निराला और महादेवी के बीच में तुलना करें तो 32 और 79 का अंतर है। निराला के यहाँ अगर 32 बार है तो महादेवी के यहाँ 79 बार है। ये अनुपात मैं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि इतनी ही बार है, अनुपात है यह। प्रसाद के यहाँ और कम है 28 और पंत के यहाँ 13। इसकी तुलना में ज्योति शब्द, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, वह ज्योति शब्द। ज्योति शब्द निराला के यहाँ 79 बार है, 79, और महादेवी के कविताओं में एक बार भी ज्योति नहीं है। प्रसाद के यहाँ 22 बार है और पंत के यहाँ 24 बार है। मतलब तिमिर की तुलना में ज्योति शब्द निराला की कविताओं में ज्यादा बार आया है। अब यह कहना कि उनकी कविताओं में अंधेरा ज्यादा है और प्रकाश कम है, शब्दों की सांख्यिकी रामविलास जी की इस अवधारणा को बाधित करती है। अब अर्थ लेने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे महादेवी कहती हैं बंधन सजीले, अब यह बंधन नहीं है, बंधन सजीले, सजीला बंधन, जैसे शादी का बंधन होता है, वह बंधन नहीं होता है, वह एक रिश्ता है। तो इसीलिए
इस पर डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि शब्दों की सांख्यिकी भी एक काम करती है। इसी तरह से राम की शक्ति पूजा, इस कविता को ध्यान में रख करके रामस्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति काव्य की एक बात कही। उन्होंने कहा कि शक्ति काव्य की तरह छायावादी कविता को देखना चाहिए। इसके बारे में शब्दों की सांख्यिकी के आधार पर, शब्द संपदा के आधार पर एक बात बहुत साफ कही जा सकती है कि शक्ति शब्द का प्रयोग निराला की तुलना में प्रसाद में ज्यादा है। यह अनुपात 74 और 43 का है, 43, 74 और 43। पंत में 13 ही है और महादेवी में एक बार भी शक्ति शब्द नहीं आया है। जिसे हम, इस स्त्री को कुछ लोग शक्ति कहते हैं और वो कहते रहते हैं कि स्त्री शक्ति है, और वो जो शक्ति की धार्मिक अवधारणा है वहां भी स्त्री ही है। और यह छायावाद शक्ति काव्य है, इसमें भी रामस्वरूप चतुर्वेदी पता नहीं स्त्री को ध्यान में रख रहे थे कि नहीं, लेकिन महादेवी के यहाँ शक्ति शब्द नहीं है। महादेवी को शक्ति शब्द की जरूरत नहीं पड़ी है। अब यह अलग बात है कि छायावादी कवियों में, प्रमुख कवियों में एक ही कवि महिला और उसके पास शक्ति शब्द नहीं है, उसको उसे जरूरत नहीं महसूस हो रही है इस शब्द की, और हम शक्ति काव्य कहें। केवल मैं सवाल रख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इसके आधार पर हर बात ठीक ही निकले। छायावाद पर एक और आरोप है कि इसमें विस्मृति बहुत है, भुलाए जाने, भूल जाना, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, और चेतना के सो जाने की बात प्रसाद जी बार बार करते हैं। महादेवी वर्मा के यहाँ भी नाविक है और वहां भी नियति के अर्थ में ही है, याद रखना और न याद रखना, स्मृति और विस्मृति। निराला में दूसरे कवियों की तुलना में विस्मृति की तुलना में स्मृति ज्यादा है। ये चीजों को याद रखते हैं ज्यादा। एक ऐसा कवि जो अपनी पूर्व काव्य परंपरा को भी याद रखता है, अपने जीवन के संघर्षों को भी याद रखता है, अपने युग के संघर्षों को भी याद रखता है, और वह जो याद रखना है वह उनकी कविता में तरह तरह से व्यक्त होता है। शायद यही कारण है कि उनकी कविताएं, बहुत कम कविताएं होंगी जिनमें रेखाएं कम होंगी। मतलब एक रेखीय तो किसी की कविता नहीं है, लेकिन बहुरेखीयता में भी गिनती करनी होगी कि कितनी रेखाएं हैं। तो मुझे लगता है कि निराला में बहुरेखीयता भी बाकी तीनों से ज्यादा है। कई तरह की रेखाएं हम तभी खींच सकते हैं जब हमारी स्मृति दुरुस्त हो और स्मृति हमारे मन में बसी हुई हो। यह बात भी कही गई है कि नामवर जी ने छायावाद पुस्तक में कही है यह बात कि नएपन के प्रति ढेर सारा आग्रह है निराला में, इसीलिए वे नव शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। उनके यहाँ नव शब्द अन्य छायावादी कवियों की तुलना में ज्यादा है। यह बात ठीक है कि निराला की कविताओं में नव शब्द ज्यादा है,
लेकिन सांख्यिकी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रसाद में भी लगभग बराबर है। जो फ्रीक्वेंसी निराला की कविता में नव शब्द की मिलती है, लगभग वही फ्रीक्वेंसी प्रसाद की कविताओं में भी मिलती है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छायावाद के बाद निराला लंबे समय तक रहे थे। यह जो निराला रचनावली है उसके 2 खंडों में कविताएं हैं और पहले खंड की भी अंतिम 24 कविताएं छायावाद के बाद की कविताएं हैं और दूसरा खंड तो छायावाद के बाद की कविताओं का है ही। मतलब निराला की कविताओं के संसार में छायावाद से ज्यादा बड़ा हिस्सा छायावाद के बाद की कविताओं का है और यह नव शब्द छायावादी शब्द है। यह बाद में धीरे धीरे छूटता है। बाद के कवि अनुकरण करने के लिए या कोई और शब्द उन्हें नहीं मिल रहा हो तो इसका प्रयोग कर रहा हूं, अलग बात है। लेकिन अगर हम निराला की कविता में देखें तो नव शब्द की फ्रीक्वेंसी घटती जाती है बाद में। छायावाद तक ज्यादा संख्या है, लेकिन प्रसाद में भी लगभग उतनी ही संख्या है। प्रसाद छायावाद के बाद मौजूद नहीं थे, जीवित नहीं थे। अब नया है, यहां यह बात ठीक बैठती है कि निराला दोनों डायमेंशन को लेकर चलते हैं कि सकारात्मक पक्ष है तो उसी का नकारात्मक पक्ष भी निराला के ध्यान में मौजूद है। जैसे नव शब्द है तो जीर्ण और शीर्ण, ये दोनों शब्द भी सबसे ज्यादा निराला में है। आप दूसरे कवियों में खोजते रह जाएंगे, आपको जीर्ण शीर्ण शब्द नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत कम दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा निराला जीर्ण और शीर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। जीर्ण मतलब पुराना, जो टूट रहा हो। जीर्ण शीर्ण का यही मोटा मोटी मतलब होता है, जो टूट रहा है, ध्वस्त हो रहा है, पुराना हो गया है। तो नए की बात भी कर रहे हैं और पुराने की भी बात कर रहे हैं। एक बड़ा कवि वही होता है जो जीवन को मुकम्मल तौर पे देखता है। नया हो जाए सब कुछ, ये तो डिमांड है, लेकिन चीजें पुरानी हो गई हैं, ये पहचान है। केवल मांग पर ध्यान देना, आकांक्षा पर ध्यान देना, स्वप्न पर ध्यान देना, कल्पना पर ध्यान देना एक कवि का एक पक्ष होता है। लेकिन जो है उसकी पहचान करना, यह कवि की दृष्टि की परीक्षा यहां पर ज्यादा होती है कि वह ठीक ठीक देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। निराला जीर्ण शीर्ण की पहचान कर रहे थे और नए की आकांक्षा रख रहे थे। इस दृष्टि से निराला इस सांख्यिकी के अनुसार एक मुकम्मल कवि के रूप में हमारे सामने हैं। मैं कुछ और शब्दों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। प्रगतिशील कविता का एक आग्रह रहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो शब्द आम लोगों के बीच में प्रचलित हो। निराला इस मामले में अपने दूसरे तीनों साथियों से थोड़ा भिन्न है। अब जैसे देखिए, खून शब्द है, खून। छायावादी कवि इसके लिए रक्त शब्द का इस्तेमाल करते थे, शोणित शब्द का इस्तेमाल करते थे। केवल एक बार खून शब्द आया है और वह भी निराला में आया है। महाराज शिवाजी का पत्र, जो उनकी प्रसिद्ध कविता है, उसमें एक बार खून शब्द आया है। बाकी प्रसाद, पंत और महादेवी में या निराला में ही
कहीं भी खून शब्द नहीं है। मतलब प्रगतिशील काव्य भाषा की का जो शब्दकोश था, जो आगे चलकर और खुल करके हमें दिखाई पड़ता है। खून की चर्चा आगे चलकर, खून शब्द का इस्तेमाल प्रगतिशील कविता में आगे चलकर बहुत हुआ है। नागार्जुन की कविताओं में खून शब्द बहुत है। वो बीएन कॉलेज में जो लड़के मर गए थे झंडा आंदोलन में, तो उन कविताओं में खून शब्द बहुत बार आया है। और छात्रों का खून, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको, यही हुआ आपको, यही हुआ आपको, इंदु जी इंदु जी इंदु जी इंदु जी। याद होगी कविता सब लोगों को। खून शब्द खूब चला आगे चल करके, लेकिन छायावादी कवियों में अगर हम ढूंढेंगे तो केवल निराला हमें मिलते हैं, वो भी एक बार। हिंदी कविता और हिंदी गद्य, मतलब छायावादी कविता और उसके समानांतर प्रेमचंद का कथा साहित्य। और हम लोग बार बार यह कहते हैं कि दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। प्रेमचंद की कथा भाषा दूसरे ढंग की है और छायावाद की काव्य भाषा दूसरे ढंग की है। इनके शब्दकोश भी अलग ढंग के हैं। यह तो बात बिल्कुल ठीक है, दोनों के शब्दकोश अलग ढंग के हैं। मेल अगर कहीं हमें दिखता है, बेमेल तो बहुत कुछ दिखता है। और निराला को जैसे ही हम याद करते हैं तो उनकी संस्कृत निष्ठता हमें याद आती है। शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। हम लोग संस्कृत की शब्दावली से लद जाते हैं जब निराला को याद करते हैं। लेकिन हम याद रखना चाहिए कि खून शब्द उनकी कविता में है। और उसी कविता में महाराज शिवाजी का पत्र, उसी कविता में प्रेमचंद का बहुत ही प्रिय शब्द मर्जाद भी है। प्रेमचंद मर्जाद शब्द का प्रयोग गोदान में 1936 में जो छपा उपन्यास, उसमें बार बार करते हैं। और अपने पहले की कहानियों में भी वे कहीं कहीं करते हैं। और महाराज शिवाजी का पत्र पहले की रचना है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वह कब की रचना है, लेकिन वह 30 के आसपास की रचना होगी और पहले की ही रचना होगी। और वहां वे मर्जाद, मर्यादा नहीं, मर्जादा, एकदम वैसे ही जैसे प्रेमचंद कर रहे थे। रामविलास जी ने बिल्कुल ये बात ठीक पहचानी थी कि निराला में प्रगतिशीलता के तत्व पहले से मौजूद थे। शब्दों की यह फ्रीक्वेंसी भी बताती है कि उनमें इस तरह के शब्दों को लेकर के कितना गहरा आग्रह था। और वे अपनी संस्कृत निष्ठ बांग्ला पदों से युक्त भाषा में भी कहीं कहीं देशी शब्दों के लिए जगह बना रहे थे और सटीक तरीके से रख रहे थे। उन्होंने एक और शब्द बनाया था, जनता का ज्ञान। जनता का ज्ञान, लेकिन उन्होंने लिखा था जन हाइफन ताका हाइफन ज्ञान। जनता का ज्ञान माने जन की तरफ देखता हुआ ज्ञान। जन ताका, ताका ताकना, देखना, जनता का ज्ञान। एक तरह से वे कह रहे थे कि वही ज्ञान है जो जनता की तरफ देखे। और यह प्रगतिशील आंदोलन से पहले का शब्द है, जनता का ज्ञान। तो बाद में नागार्जुन कह रहे थे कि जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है। जन कवि होने की प्रतिबद्धता नागार्जुन बता रहे थे। और उनसे बहुत पहले घनघोर छायावादी दौर में निराला जनता का ज्ञान की बात कर रहे थे।
परसों श्री प्रकाश शुक्ल जी ने वसंत की चर्चा की थी और बीमारी की चर्चा की थी। महामारी के संदर्भ में उन्होंने निराला की कविताओं पर विचार किया था और उन्होंने वसंत की चर्चा की थी। निराला की कविताओं में, छायावादी कविताओं में, बाकी तीनों कवियों की तुलना में वसंत शब्द ज्यादा बार आया है। हम रेशियो देखें तो 52, 72, 35 और 60 का है। महादेवी में बसंत निराला के बाद संख्या की दृष्टि से 60 बार, इनके यहाँ 72 बार, ये अनुपात है। ये बिल्कुल ठीक उन्होंने पकड़ा है कि वसंत की आवृत्ति निराला की कविता में बहुत बार हुई है और जो व्यक्ति अंतिम कविता तक पत्र की उत्कंठा के लिए चिंतित है, कल उन्होंने इस कविता की चर्चा भी की थी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो एक तरफ विष बुझा जीवन है, जैसे विष बुझा तीर होता है, तीर में जैसे जहर बिल्कुल पिरो दिया गया हो, तीर ने जैसे जहर को पी लिया हो, निराला ने भी वैसे ही जहर को पी लिया था। लेकिन पत्र की उत्कंठा बनी हुई है और पत्र निकलेगा कैसे? तो वसंत से निकलेगा। अंतिम कविता तक वसंत की इच्छा और बीच में यह गर्जना कि मैं ही वसंत का अग्रदूत। एक कवि जो मृत्यु का भी कवि है, निराशा का भी कवि है, संघर्ष का भी कवि है, वह वसंत का भी कवि है। बिल्कुल उन्होंने ठीक यह बात कही थी कि वसंत की यहाँ पर अभिव्यक्ति बहुत तरह से हुई है। एक अंतिम बात कह करके अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूंगा कि मौन शब्द के लिए, मौन भी अभिव्यंजना है, अज्ञे याद किए जाते हैं और कहे जाते हैं कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जहां शब्द काम नहीं आते हैं वहां मौन काम आता है और मौन भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। निराला की कविताओं में मौन शब्द सबसे ज्यादा बार आया है चारों कवियों की तुलना में। सांख्यिकी की दृष्टि से 61 बार है तो प्रसाद में 45 बार 43 और पंत में 24 और महादेवी में 38। मतलब एक बड़ी संख्या है मौन शब्द की। और मौन भी अभिव्यंजना है तो मौन रही हार कविता को याद कीजिए कि वहां भी मौन रहते हुए अभिव्यक्ति हो सकती है। निराला इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वह मौन हो जाती है वह स्त्री, कैसे आगे जाएं, लेकिन उसके कंगन बोलते हैं, कण कण कर कंकण। उसकी किंकिणी बोलती है, किणकिण रव किंकिणी। उसके नूपुर बोलते हैं, रणन रणन नुपुर उर लाज लौट रंकिणी और मुखर पायल स्वर करें बार बार। प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार, मौन रही हार। वह चुप होती है लेकिन ये सब बोल रहे हैं। मौन में अभिव्यंजना है, मौन में अभिव्यक्ति है। इसकी जमीन तैयार की थी निराला ने। इसलिए यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि प्रयोग की अनेक संभावनाएं निराला ने छोड़ी थी और शब्दों के माध्यम से भी उनकी जो वैक्यूबुलरी है, उनका शब्दकोश है, उनके माध्यम से भी हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आज तक की पीढ़ी के लिए
मैं फिर से हड़परौली शब्द का इस्तेमाल करूंगा। फिर से मैं समष्टि और व्यष्टि शब्द का इस्तेमाल करूंगा। मैं फिर से मौन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, स्मृति और विस्मृति की बात करूंगा। और आप देखिए कि निराला के द्वारा प्रयोग में लाए गए ये शब्द आगे चल करके कितना विस्तार पाते हैं। आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया और मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। मित्रों, अभी हम लोग डॉक्टर कमलेश वर्मा जी को सुन रहे थे। निराला की काव्य संपदा के बारे में, कविता में शब्द संपदा के बारे में आप लगभग 1 घंटे से अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दे रहे थे। और निराला की काव्य भाषा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपने ला करके जिस तरह से उसकी व्याख्या की, जिस तरह के उसके आयामों को आपने हमारे सामने लाया, तो हमें लगता है कि आलोचना की एक जो पहले वाली परंपरा है। और अगर हम लोग शब्दों के प्रयोग को आधार बना करके अगर किसी रचना या रचनाकार की आलोचना पर बातचीत करें, तो निश्चित रूप से उसकी रचनात्मकता का एक और आयाम, एक दूसरा आयाम जो कि अभी हमारे सामने तक नहीं आ सका था, और किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने आता है। और ऐसे में उस रचनाकार या रचना के जो बड़े आलोचक हो चुके हैं, उसके बारे में जो स्थापित मान्यताएं हैं, वे भी कहीं न कहीं प्रश्नांकित होती हैं। और निश्चित रूप से किसी नए अध्ययन का, नए काम का यह मूल्य होता है, यह महत्व होता है कि हमें वह रचनाकार, रचना या साहित्य को देखने की एक नई खिड़की देता है। और उसकी खिड़की के माध्यम से हम उस रचनाकार को या रचना को संपूर्णता में देख पाते हैं। तो ये डॉक्टर कमलेश वर्मा जी का ये व्याख्यान, जिसमें आपने निराला के द्वारा प्रयुक्त बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाया। बहेलिया शब्द है, अक्षत तपश्चर्या शब्द है, समष्टि व्यष्टि शब्द है, राग विराग शब्द है, स्वर मुक्त, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, या ज्योत शब्द, अंधेरा और उससे जुड़े हुए शब्द जो है, शक्ति शब्द है, नव शब्द है, हाँ, बसंत, मौन, यानी इस तरह के शब्दों के सहारे निराला की काव्य भाषा की संरचना पर बात करते हुए, और हमें लगता है कि इस निगाह से निराला या छायावादी कवियों या किसी भी रचनाकार की अगर रचनात्मकता का हम मूल्यांकन करें, तो निश्चित रूप से उसे देखने का, समझने का एक नया आयाम खुलता है। और मित्रों, निराला पर व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही थी पिछले 3 दिनों से, वह यहाँ आज समाप्त होती है। और हमारे बीच में प्रकाश मालवी, विपुल, क्या यहाँ पर मौजूद हैं? विपुल जी, प्रकाश, कमलेश जी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कमलेश जी, बात सुनाई दे रही है? जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है सर। तो आवाज आ रही है। प्रकाश के लिए कहा गया था कि वे सभी को धन्यवाद करेंगे, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे हैं। लगता है उनका सूचना नहीं पहुंची। तो मित्रों, प्रकाश को सभी के लिए आभार ज्ञापित करना था, लेकिन किस
मेरी आवाज आपकी आवाज प्रकट नहीं सुनाई दे रही है। नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज सुनाई दे नहीं रही है। कमलेश जी, आ, प्रखर साहब की आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, नहीं, मेरे पास तो नहीं आ रही है। और लोगों के पास जा रही कि नहीं? नहीं, इसमें तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है। मित्रों, तकनीकी कारणों से प्रकर्ष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और ये औपचारिकता मुझे ही निभाना है। तो अभी मैंने चर्चा की, पिछले 3 दिनों से जो व्याख्यान चल रहा था, श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमारे जो वक्ता थे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर रघुवंश मणि जी और आज के वक्ता डॉक्टर कमलेश वर्मा जी। मैं आप सभी तीनों वक्ताओं का प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और जो हमारे साथी पिछले 3 दिनों से और आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वे विद्यार्थी और जो निराला साहित्य को पढ़ने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनको जानने वाले, उन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे बड़े रचनाकार हैं, जो हमारे समय की प्रमुख चर्चाएं हैं, उनको लेकर हम आपके बीच आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी।